Hello and namaste everyone. So we were on the last topic of Indian history for RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम. अपना जो राजस्थान जीके और इंडिया जीके है, राजस्थान जीके कंप्लीट हो गई है, राजस्थान हिस्ट्री भी, राजस्थान कल्चर भी, इंडियन हिस्ट्री के भी आज लास्ट वीडियो है और फिर आपकी इंडियन हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी. कंप्लीट प्लेलिस्ट आप चैनल पर देख सकते हैं, चैनल को विजिट करिए और आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी. हार्डली 25 या 30 मिनट्स के अंदर मोस्टली आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी विद द मोस्ट पॉसिबल ट्रिक्स आई कैन मेड. सो आज हम महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आज ही इसको, चाहे अपने को थोड़ा सा 25 मिनट से ज़्यादा लग जाए, चाहे 50 मिनट से 1 घंटा लग जाए, लेकिन आज ये टॉपिक मैं एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगी. ठीक है, ताकि थोड़ा मैराथन भी हो जाए और आज ये कंप्लीट हो जाए. एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड लेट्स सी ऑल्सो अबाउट राजस्थान ज्योग्राफी. चलिए, तो और जो एजुकेशन मैनेजमेंट है वो इंग्लिश में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है, साथ में कॉमर्स से भी रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट मैराथन्स मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी. इसके साथ साथ अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए बैच भी चल रहा है, वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए, सो महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, तो ये हमने पहली बात तो थोड़ा सा तो हमने ये पढ़ लिया था, है ना, लेकिन थोड़ा मैं आपको थोड़ा क्या पूरा ये दोबारा रिवाइज करा देती हूँ. तो देखो, गांधी जी जो थे वो 1891 में इंग्लैंड से भारत लौटे. ठीक है, 1891 में इंग्लैंड से भारत लौटे. फिर 1893 में वो अब्दुल्ला भाई का केस लड़ते हैं और गांधी जी जो थे वो रंगभेद नीति के खिलाफ थे, तो 1906 में सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं दक्षिण अफ्रीका में. और गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम आपको ध्यान रखने हैं, एक टॉलस्टॉय और एक फिनिक्स डर्बन. ठीक है, तो ये गांधी जी के बारे में था. बहुत डिटेल में मैंने आपको पहले वीडियो में कराया था, लेकिन नहीं भी सुना है तो आपको ये समझ में आ जाएगा. एक समाचार पत्र भी था, इंडियन ओपिनियन. तो दक्षिण अफ्रीका में जाके ही इज़ गिविंग हिज ओपिनियन या इंडियन ओपिनियन, सो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला. बोर या उच्च किसान या जुलू विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो अंग्रेजों ने बोर और जुलू उपाधि महात्मा गांधी को दी. गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, इसीलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाते हैं और इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है. ठीक है, गांधी जी को क्या कहा कि इनको अंग्रेजों ने क्या कहा, भर्ती करने वाला सार्जेंट भी इनको कहा जाता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बाकी भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ, मैं आपको कहानी नहीं बता के पूरे फैक्ट्स आपको बता रही हूँ, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे. अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे ए हिंद की उपाधि दी. ये सभी आप देखो, चाहे सार्जेंट कहा हो, चाहे केसरे हिंद कहा हो, चाहे बोर कहा हो, बोर मीन्स BOER, बोर, तो ये जितनी भी उपाधियां हैं ये अंग्रेजों ने दी हैं अभी तक. ठीक है, गांधी जी साबरमती अहमदाबाद आश्रम की स्थापना करते हैं और जो BHU है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके उद्घाटन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे वो अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दर्शाते हैं. 1916 में लखनऊ समझौते के अंदर भी भाग लेते हैं. ठीक है, 1916 के अंदर लखनऊ समझौते में भी भाग लेते हैं और यहाँ से राजकुमार शुक्ल जो है वो इनके पास जाते हैं, चंपारण बिहार के थे, कि नील की समस्या जो है, इंडिगो रिवॉल्यूशन जो है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने को इनको कहते हैं. तो पहला होगा चंपारण सत्याग्रह. इसकी एक ट्रिक भी है, इसकी ट्रिक ये है, केक मतलब सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा और फिर लास्ट में आता है रॉलेट एक्ट. ठीक है, आप काफ़ी सारे MCQs वगैरह के अंदर देखोगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया. चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला होगा 1917 में. 3 कठिया सिस्टम से परेशान थे लोग. ठीक है, कि नील की खेती करना अनिवार्य था, तो अंग्रेजों ने इसके लिए जांच बनाई, जिसके अंदर गांधी जी को भी सदस्य चुना और गांधी जी ने किसानों का 25% जुर्माना जो था वो वापस दिलवा दिया. अब जब इसकी अचीवमेंट देखी गई कि गांधी जी ने 25% जुर्माना वापस दिलवा दिया है, तो टैगोर ने, अभी तक देखो हमने जितनी भी उपाधि पढ़ी वो अंग्रेजों ने दी थी, अब पहली उपाधि इनको टैगोर देंगे. हम गांधी जी अभी तक पढ़ रहे हैं, अब इनके सामने महात्मा भी जुड़ने लगेगा, महात्मा गांधी जी. तो महात्मा की उपाधि इनको किसने दी थी, टैगोर ने दी थी, ध्यान रखिएगा. इनके सहयोगी कौन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज कुमार प्रसाद, JB कृपलानी, अनिरुद्ध नारायण सिन्हा. तो कैसे याद कर सकते हो कि देखो, नारायण भगवान है, उसकी कृपा रहती है तो अच्छा प्रसाद मिलता है. तो नारायण सिन्हा हो गया, कृपलानी हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया और ब्रिज कुमार प्रसाद इनके सहयोगी हो गए. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, एक नरहरी पारिक और मजरूल उल हक भी ध्यान रखना है. और जूडिथ बाउंड ने अपनी पुस्तक में गांधी राइज टू पावर्स भी, इनको सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो दर्शाया गया है.
ये था इनका चंपारण सत्याग्रह। दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था? बेसिकली क्या था कि अहमदाबाद में जो ये थे अम्बालाल साराभाई थे, ये किसानों को मतलब प्लेग जो वहाँ पे फैल गया था, तो बेसिकली जो वहाँ के मजदूर थे वो भत्ता मांग रहे थे। तो भत्ता मांग रहे थे तो ये दे नहीं रहे थे। तो अल्टीमेटली लास्ट में जाकर कितने बात पे सहमति बनी, जब भूख हड़ताल वगैरह हुई तो 35% प्लेग भत्ता दिलवाया किसने? गांधी जी ने। और इनका साथ अनुसुआ बहन, जो कि इन्हीं की बहन थी अम्बालाल साराभाई की, ये साबरमती आश्रम की सदस्य भी थी। ठीक है, तो ये इनका दूसरा अचीवमेंट हो गया। अब आ जाते हैं खेड़ा किसान आंदोलन। तो खेड़ा किसान आंदोलन में भी क्या था कि फसलें खराब हो गई, लेकिन सरकार फिर भी भू राजस्व यानी कि लैंड टैक्स मांग रहे थे। तो गांधी जी ने मना कर दिया और अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा। यहाँ पे इनके साथ देखो, खेड़ा किसान आंदोलन के साथ यहाँ पर इनके साथ कौन कौन होंगे? विट्ठल भाई पटेल तथा सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के सदस्यों ने साथ में मिलकर किसानों के साथ प्रचार प्रसार किया। तो खेड़ा सत्याग्रह कौन कौन के साथ और खड़े हैं? विट्ठल भाई पटेल और सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। इसके साथ खेड़ा सत्याग्रह आप रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत गुजरात से। गुजरात के अंदर आप देखो ज़्यादातर लोगों के नाम के पीछे वल्लभ भाई पटेल, आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी वहीं पे है। इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, ज़्यादातर जो देसाई होते हैं वो उसी तरफ के होते हैं, गुजरात की तरफ के। शंकर लाल बैंकर भी आप मान सकते हो कि काफ़ी पैसे वाले होते हैं, गुजराती है ना, बिजनेस जो उनका माइंड चलता रहता है। तो ये सब सहयोगी हैं इनके, किसमें हैं ये इनके सहयोगी? खेड़ा सत्याग्रह के अंदर। तो पहला हमने कौन सा पढ़ा? चंपारण। फिर हमने कौन सा पढ़ा? फिर हमने अहमदाबाद, जिसके अंदर मिल वाला जो होगा 35%, और फिर ये वाला होगा कौन सा अपना खेड़ा सत्याग्रह। अब इसके अंदर नाम ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई और शंकर लाल बैंकर। और चंपारण में कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज कुमार प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनिरुद्ध नारायण सिन्हा और मजरूल उल हक, और एक और था नरहरि पारिक। ठीक है, ये नाम वगैरह ध्यान रखने हैं, क्योंकि देखो कहानी समझ में तो आ जाती है, लेकिन एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो एक नाम से पूछ लेते हैं, तो इसीलिए नामों को भी आपको रटना होगा। चलिए अब बात करते हैं रोलेट एक्ट 1919, जिसको ना अपील ना वकील वाला जो है कानून कहा गया। यहाँ पे बेसिकली जो सिडनी रॉलेट थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी, और इस समिति की सिफारिश के आधार पर कुछ अधिनियम पारित किए गए। बेसिकली आतंकवाद अपराध अधिनियम था, और इसके अंदर ये कहा गया कि किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, तथा इसमें अपील करने का भी अधिकार नहीं था। मतलब आप अपील भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इवन अपील टू कोर्ट। तो इसलिए इसको ना अपील ना दलील वाला कानून कहा गया। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया और बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आयोजन किया गया। अब ये देखो, ये बैसाखी वाला दिन आ जाएगा, 6 अप्रैल की बात हो रही है। आर्य समाज के नेता श्रद्धानंद सरस्वती के कहने पर गांधी जी दिल्ली जा रहे थे। ध्यान रखिएगा, दिस इज श्रद्धानंद सरस्वती, नॉट दयानंद सरस्वती। ठीक है, श्रद्धानंद सरस्वती के कहने पर दिल्ली जा रहे थे। तो रास्ते में हरियाणा में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, मेरे घर से कुछ मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से। तो फरीदाबाद से थोड़ी दूर पे पड़ता है पलवल, 30 या 40 किलोमीटर का रास्ता है। तो वहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया और वापस इनको बॉम्बे छोड़ दिया गया। यहाँ पे जो अमृतसर के अंदर सतपाल सैफुद्दीन किचलू थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। नाम बहुत ध्यान रखने हैं कि कौन से आंदोलन में कौन इनके साथ साथ है। ठीक है, 2 मैंने आपको करा दिए थे, अभी इसमें ध्यान रखो, सतपाल सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अमृतसर के अंदर ये लोग 10 अप्रैल को इकट्ठा होंगे, काफ़ी सारी भीड़ होती है, और अंग्रेज जो होते हैं वो धबाधब मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग 13 अप्रैल को 10 अप्रैल को मार्शल लॉ लगा दिया गया कि कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकता है, जनरल डायर ने। और फिर माइकल और डायर के वजह से फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट होगा 13 अप्रैल 1919 को। वैसाखी का दिन था, मेले के दिन जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ थी। जनरल और डायर ने वहाँ पे फायरिंग कर दी। कहा गया कि 379 यानी कि करीब 380 लोग मरे हैं, बट एक्चुअली में 1000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे। हत्याकांड की जांच के लिए सरकार हंटर कमेटी का गठन करती है, जिसके अंदर कौन कौन भारतीय सदस्य भी होते हैं। तो देखिए कौन कौन है, चमनलाल हैं, सुल्तान है, जगत है। चमनलाल है, सुल्तान है, जगत है। चमनलाल, सुल्तान, जगत, चमनलाल, सुल्तान, जगत, किस में है ये? हंटर कमेटी में है।
गांधी जी ने हंटर कमेटी को कहा कि ये तो पन्ने दर पन्ने लीनर लीव अप होती है ना, कि आप बस बातों को कवर कर रहे हो। और फिर एक और समिति बनेगी, कांग्रेस बनाएगी, इसको कहेंगे मदन मोहन मालवीय समिति। ये सब जलियांवाला कांड के बाद हो रही है। हंटर कमेटी में कौन है? चमनलाल, सीतलवाड़, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। वहीं आप देखोगे कांग्रेस ने जो बनाई है मदन मोहन मालवीय समिति, उसके अंदर कौन कौन होंगे? गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बस तैयब जी और जयकर। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन जो हो गए वो अपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल आयर डायर को ब्रिटिश राज का शेर और उसे मान की तलवार भेंट करते हैं कि मतलब तुमने तो बस हमारा मान बहुत बढ़ा दिया। तो वो इतने उनसे मतलब खुश होते हैं। पंजाब का जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है वो जनरल आयर डायर को सिंह की उपाधि देती है और उन्हें सरोपा भी भेंट करती है। पंजाब के लेफ्टिनेंट जो थे माइकल और डायर, उन्होंने जनरल आर डायर को निर्दोष करार दिया। लेकिन इन सबसे उदास, इन सबसे घृणा करने वाले 1940 में उधम सिंह, ये इतना कुछ हुआ है 1919 में, 1940 के अंदर करीब करीब 21 साल बाद उधम सिंह जाते हैं इंग्लैंड के अंदर और फिर इनकी हत्या कर देते हैं माइकल ओ डायर की। तो इस तरीके से इनसे बदला लिया गया। शंकर नायर के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया गया। तो ये अपना था कौन सा? रॉलेट एक्ट। हम करते हैं खिलाफत आंदोलन, है ना। अब हम खिलाफत आंदोलन पे करते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो होगा वो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, और इसके साथ ये जो कुछ शौकत अली, मोहम्मद अली होंगे ये भी मिल जाएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1919 के बाद जो ब्रिटेन था उन्होंने क्या किया? तुर्की के साथ सिविल सर्वे की संधि की और तुर्की के ऑटोमन जो साम्राज्य था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है कि अब ऑटोमन एम्पायर खत्म, टाटा बाय बाय। और टाटा बाय बाय करने के बाद तुर्की के खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया कि इनके जैसे अपने आप यहाँ पे देखते होंगे कि हम महाराज जी बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे इनका जो था खलीफा जिसको ही बोलते थे, तो वो पद ही समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे भारतीय जो मुसलमानों थे उन्होंने इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया, क्योंकि खलीफा मुसलमानों का राजनीतिक तथा धार्मिक प्रमुख होता था। ठीक है, पॉलिटिकल और कल्चरल, है ना, रिलीजनल वो हम बोल सकते हैं, रिलीजन जो बेसिक है वो प्रमुख होता था। और वो खलीफा जो है वो इन्होंने खत्म कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। तो इनके जो मुख्य नेता थे वो कौन कौन थे? वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अधिवेशन हुआ और गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया कि अब महात्मा गांधी जी आप हमारा साथ दीजिए। गांधी तथा तिलक ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, बाल गंगाधर तिलक ने भी। और लेकिन 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 देखो, गांधी जी और तिलक, आप ऐसे लोगों, गांधी जी तो तिलक लगाकर रेडी हैं कि आई एम रेडी टू सपोर्ट यू, लेकिन मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया कि आप खिलाफत मूवमेंट को इसके साथ ऐड मत करिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन इनके साथ है? एक तो गांधी जी और तिलक। ठीक है, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने तिलक लगाकर बोला आई एम रेडी टू हेल्प यू, लेकिन मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने इसके लिए मना कर दिया, विरोध किया। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखने हैं, कॉपी ले लीजिए, आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख भी सकते हैं। पूरी वीडियो के अंदर आपको जो लगता है कि ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये कहानी हमें जानने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि इसके अंदर मुझे ये नेता के नाम ध्यान रखने हैं, आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिख लीजिए साथ में, है ना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है ही, तो थोड़ी मेहनत आपको देखो करनी ही पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। 1924 के अंदर कमाल मुस्तफ़ा पाशा ने तुर्की में क्रांति कर दी और खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, मोहम्मद अली के समाचार पत्र क्या क्या थे? हमदर्द और कॉमरेड। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का समाचार पत्र क्या था? अल हिलाल। ठीक है, मोहम्मद अली का, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो कि जो अली है, मोहम्मद अली है, तो वो काम कर करके उसको बड़ा दर्द हो रहा है ना, तो मोहम्मद अली का है कॉमरेड और हमदर्द। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो आप देख सकते हो मौलाना में ला है, अब्दुल में ला है, कलाम में ला है, तो अल हिलाल में भी ला है। ठीक है, इस तरीके से याद रह जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना। लो, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये पॉइंट्स हैं ये जो कि आपको याद रखने ही होंगे। अब आ जाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1 अगस्त 1920 को, अगर देखो कोई लगातार ये वीडियो नहीं देख पा रहे, क्योंकि देखो आप हार्डली 15 मिनट 12 मिनट सुनते हो, 10 मिनट सुनते हो, तो दिमाग से सब ऊपर जाने लग जाता है। थोड़ी देर वीडियो रोक दो, पानी वानी पियो, इधर उधर चले जाओ और फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, 1 अगस्त 19, या फिर आप इसको करते करते, लेडीज़ के लिए तो सबसे अच्छा है आप अपने किचन का काम करते रहो और सुनो, है ना, आपकी पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, आपका टॉपिक भी डन हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब इसमें क्या कहा गया कि जितने भी सरकारी स्कूल होंगे, जितने भी सरकारी कॉलेज होंगे, जितने भी न्यायालय होंगे, मीन्स जितने भी कोर्ट होंगे, जितनी भी उपाधियां हैं, जितने भी विदेशी वस्तु हैं, उन सब का बहिष्कार कर दिया गया कि अब सब खत्म। गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन के कारण भारत को 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त हो जाएगा। गांधी जी ने अपने बोर की उपाधि उनको मिली थी, जुलू की जो उपाधि मिली थी, केसरी हिंद, क्योंकि ये सब उपाधियां इनको किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे उनको वापस कर देंगे। जमुना लाल बजाज जो होंगे वो अपने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग कर देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 तिलक की मृत्यु हो गई, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, जो इनके साथ थे खिलाफत मूवमेंट में। ये असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। सरकारी कॉलेज, स्कूल, न्यायालय, उपाधियां सबका बहिष्कार कर दिया जाएगा कि हम कुछ भी फॉरेन का यूज़ नहीं करेंगे। और ये कहा कि 1 वर्ष में स्वराज अब हम प्राप्त कर लेंगे। बोर, जुलू, केसरी हिंद की उपाधि दे देंगे। जमुना लाल बजाज अपनी राय बहादुर की उपाधि भी गिव अप कर देंगे, है ना। तो जमुना जी ने भी अपनी राय दे दी और उन्होंने भी अपनी राय दे दी, इसका मतलब राय की उपाधि उन्होंने त्याग कर दी। सो दिस वॉज अबाउट असहयोग आंदोलन। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। अच्छा, एक बात और, अभी देखो कुछ हो सकता है पीछे से आपको बैकग्राउंड के अंदर कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही हो। मेरे दोनों बच्चे अभी खेल रहे हैं, ठीक है, और अभी हम कुछ नहीं उनको कह सकते हैं क्योंकि उनका भी एक खेलने का टाइम है और मेरा भी यही पढ़ाने का टाइम है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। ज़्यादा तो नहीं डिस्टर्ब करेंगे, बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। चलिए, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होगा सितंबर 1920 में। क्या हो रहा है? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। कलकत्ता में 1920 की बात है। अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया। अली बंधु और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से गांधी जी ने प्रस्ताव पारित करा दिया। इसके विरोध में कौन कौन है? एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय तो पहले इनके खिलाफ ही थे, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। सुरेंद्र नाथ सेन, चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास। चलिए, तो बस ये इतना ही है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होगा, कलकत्ता के अंदर होगा, ठीक है। और यहाँ पे असहयोग जो प्रस्ताव है वो पेश किया जाएगा अली बंधु और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से। ये दोनों तो इनके सपोर्टर थे, अली बंधु और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। पहले बाल गंगाधर तिलक साथ में थे, अब अली बंधु, क्योंकि अली बंधु तो खिलाफत मूवमेंट में थे ही। शौकत अली और दूसरे पर्सन का क्या नाम था? शौकत अली और मोहम्मद अली, है ना। हाँ, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो अली बंधु इनके साथ ही थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू भी इनके साथ ही थे। नेहरू तो ज़्यादातर गांधी जी के साथ ही रहते थे। विरोध में कौन कौन है? विरोध में है एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, वो पहले से ही थे, सुरेंद्र नाथ सेन, चित्तरंजन दास। यहाँ पे चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू हैं वो थोड़े अलग अलग हो गए हैं। चलिए, तो ये अपना था कांग्रेस का अधिवेशन। ये कब था? सितंबर में। अब आ जाते हैं 1900 दिसंबर में क्या अधिवेशन होगा, ठीक है। तो दिसंबर का अधिवेशन और पढ़ लेते हैं। पहले मैं ज़रा पानी पी लेती हूँ। चलिए, देखिए, कांग्रेस का नियमित अधिवेशन दिसंबर में होगा। अब इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राघवाचारी। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले थे लाला लाजपत राय, अब कौन है? राघवाचारी। CR दास ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के कई परिवर्तन किए गए, जैसे कि कांग्रेस में 15 सदस्यों की कार्यकारिणी कमेटी बैठाई गई। ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस का सदस्यता शुल्क जो है वो 25 पैसे कर दिया कि अगर आपको मेंबरशिप लेना है तो आपको 25 पैसे देने पड़ेंगे। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले CR दास व उनकी पत्नी बसंत देवी ने भी गिरफ्तारी दी। असहयोग, पहले मैं चारों पॉइंट्स कराती हूँ फिर आगे कराती हूँ, है ना। तो देखिए, दिसंबर 1 1920 में अधिवेशन हो रहा है। 1920 के अंदर नागपुर के अंदर, है ना। पहले कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय थे। अब 1920 में ये नागपुर चले गए महाराष्ट्र की तरफ, और राघवाचारी CR दास ने पेश किया असहयोग प्रस्ताव। 15 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और भाषा के आधार पर बनाई गई है, ठीक है। 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, भाषा के आधार पर बनाई गई है। 25 पैसे शुल्क भी देना पड़ेगा और एक तिलक स्वराज फंड भी बनाया गया। और देखो, इसके अंदर बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे होंगे। आई डोंट नो इसके अंदर वो डाटा इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है, पर कुछ करोड़ों रुपये इकट्ठे हुए थे, शायद कुछ 1 करोड़ के करीब इकट्ठे हुए थे। देखो, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई असहयोग आंदोलन में सबसे पहले। अच्छा, 1 करोड़ एग्जैक्ट जो है वो, अगर इसके अंदर डाटा आएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं
कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दूंगी, ठीक है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि हम इन्फॉर्मेशन ना ही दें। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले CR दास व उसकी पत्नी बसंत देवी ने भी गिरफ्तारी दी। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, ये एक तरीका होता है। ताड़ी की दुकानों पर धरना कर अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जबकि यह मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं था। कि ताड़ी की दुकानों पर धरना देना है ये प्लान में नहीं था, लेकिन फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। 1921 के अंदर अब जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं वो बॉम्बे की यात्रा का जो विरोध किया था, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की बॉम्बे की यात्रा का विरोध किया था कि क्यों आ रहे हैं बॉम्बे, है ना, तो उनको विरोध जताया गया। अब ये सब चल रहा है, फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, है ना, इट इज़ गोइंग ऑन। प्रिंस ऑफ वेल्स के खिलाफ बात की जा रही है, ठीक है, कि ये क्यों आ रहे हैं, और ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया जा रहा है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा है। CR दास और उनकी जो पत्नी है बसंत देवी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर अब एक घटना हो जाती है 5 फरवरी 1922 को। चोरी जो नामक स्थान है, इसमें एक थाने के अंदर आग लगा दी जाती है, जिसमें 22 लोग, जो 22 पुलिस वाले थे, उनको वो मीन्स जल जाते हैं, मर जाते हैं। और गांधी जी यहाँ पर आंदोलन को वापस ले लेते हैं कि ये तो हिंसा हो गई है। कांग्रेस ने बारदोली में 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। तो बारदोली, है ना, काश बारदोली जो है वो ना आया होता। और 10 मार्च 1922, 12 फरवरी को ये वापस लेते हैं, और करीब करीब आप लगा लो 21 है तो 17 और 10, 27 दिन के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बारदोली, है ना, काश दोबारा से शुरू हो, नहीं शुरू होना चाहिए, है ना, तो बार बार मौका नहीं मिलता है, लेकिन बारदोली के अंदर ये जो आपको अधिवेशन है वो ध्यान रखना है कि किस में वापस लिया था, बारदोली में वापस लिया था। 10 मार्च को इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 124 सेक्शन A के तहत राजद्रोह का आरोप लगाया और 6 साल के लिए इनको जेल में भेज दिया गया, ठीक है। 6 वर्ष की इनको सजा हो गई। 1922 की बात है। CR दास ने विधान परिषद, वही CR दास जिन्होंने अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि जो असहयोग का प्रस्ताव पारित किया था, तो CR दास ने विधान परिषद के चुनाव के बहिष्कार का विरोध किया था, तथा लाला लाजपत राय ने स्कूल तथा कॉलेज का बहिष्कार किया। कि उन्होंने तो कहा कि जो विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं हम इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, CR दास ने ये कहा। लाला लाजपत राय ने कहा कि हम स्कूल और कॉलेज में भी नहीं जाएंगे। तो ये आपका 1922 से 1928 तक ये सिचुएशन हुई। अब हम आ जाते हैं नेहरू रिपोर्ट पर। अब देखो ये अब आ जाता है अपने पास नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में हो गई। अब यहाँ पे जो बिरकेन हेड है, तो उसके हेड में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो सोचता है कि इन भारतीयों को तो कुछ आता है नहीं, तो संविधान बनाने की चुनौती दे देते हैं। और मोतीलाल नेहरू 8 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं, और सुभाष चंद्र बाबू भी, यानी कि वो भी इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट आएगी 1928 में। जो लॉर्ड बिरकेन हेड होंगे वो भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दे देंगे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। सुभाष बाबू भी इस समिति के सदस्य थे। अब देखो नेहरू रिपोर्ट की क्या क्या सिफारिशें हैं, है ना, क्या क्या डिमांड्स हैं, या क्या क्या उन्होंने, एक तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशन का ही छोटा रूप जो था वो कहा गया था। ब्रिटिश प्राप्त तथा देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए। देखो सबसे पहली बात यही थी कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको मिला दिया जाए, और एक भारतीय संघ, एक इंडियन यूनियन बने। भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू की जाए, लेकिन उसमें केंद्र की अधिक शक्तियां दी जाएं, यानी कि यूनियन भी हो, स्टेट भी हो, बट यूनियन को थोड़ी सी ज़्यादा शक्तियाँ दी जाए, जैसे आज के टाइम पे हो रहे हैं, है ना। पूरा एक संघ है ना, संघ के अंदर जो यूनियन है उसके पास ज़्यादा पावर है, और सेंटर जो स्टेट है उनके पास थोड़ी सी कम पावर्स हैं। मतलब यूनिटरी आप बोल सकते हो, यूनिटरी टिल्ट है। भारत को डोमिनियन स्टेटस, अब यहाँ पे अभी तक भी देखो डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे हैं, यानी कि कंप्लीट स्वराज अभी भी नहीं मांगा गया है। बर्मा को भारत से अलग किया जाए, ठीक है, बर्मा जो म्यांमार है उसको अलग कर दें, और डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से जो जवाहरलाल नेहरू होंगे वो फिर आगे पूर्ण स्वराज भी मांगेंगे, लेकिन मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे, और वो बर्मा को अलग मांग रहे थे, ठीक है। तो ये देखो एक्चुअली क्या होगा, नेहरू रिपोर्ट आएगा कि नेहरू रिपोर्ट की क्या क्या सिफारिशें थी। वो 6-7 पॉइंट्स देंगे, एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि उसमें मैच नहीं करता होगा, टिक द ऑड वन आउट, इस तरीके का क्वेश्चन जो था वो आता है। सिंध, उड़ीसा और उत्तर पश्चिमी प्रांत नए राज्य बनाए जाए, यानी कि सिंध वाला एरिया जो कि आज पाकिस्तान में आता है, उड़ीसा वाला और उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है, यानी कि उत्तर पश्चिमी क्या हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास नॉर्थ वेस्ट,
ठीक है। नॉर्थ वेस्ट वाला जो ये, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, सिंध जो है, और इधर से अपने पास जो उड़ीसा है, ये अलग प्रांत बनाए जाए। पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए, अल्पसंख्यकों को सामान्य आरक्षण दिया जाए। यानी कि जो ये अलग अलग जो निर्वाचन है कि इनके लिए ये वोट करेंगे, इनके लिए वोट करेंगे, ये सब ना हो, अल्पसंख्यकों को भी समान आरक्षण दिया जाए। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए, द्वैध शासन चल रहा था वो खत्म कर दो, और स्वायत्तता दी जाए। भारतीयों को सार्वभौमिक मताधिकार दिए जाएं, यानी कि वोट करने के हक दिए जाएं, मूल अधिकार दिए जाएं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं। मुस्लिम लीग, हिंदू अब ये इनके रिपोर्ट थी, है ना। बेसिकली 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स आपको देखो लर्न होने चाहिए। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम देख लेंगे। तो देखो, पहले तो इन्होंने क्या कहा, थोड़ा आप रिलेट करके अब याद करने की कोशिश करें, है ना। थोड़ा सा रिलेट करके आप याद करेंगे, तो थोड़ा सा रिलेट करके याद करेंगे। एक संघ है, संघ के अंदर केंद्र जो है उसको थोड़ी अधिक शक्तियां हैं। डोमिनियन स्टेटस ये अभी भी मांग रहे हैं। बर्मा को अलग कर दो, सिंध को, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को, उड़ीसा को, इनको भी अलग कर दो, ठीक है। फिर वोटिंग का हक दो, मूल अधिकार दो, ठीक है। और साथ ही साथ में और क्या था कि अपने जो निर्वाचन है, जो पृथक निर्वाचन है, वो समाप्त कर दो, अल्पसंख्यकों को समान आरक्षण दो, द्वैध शासन समाप्त कर दो, और मूल अधिकार दिए जाए, सार्वभौमिक मताधिकार दिए जाए। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए इसका विरोध कौन कौन करेंगे। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। मतलब सब महान महान लोग, है ना। महासभा, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग का ये तो बेकार है। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध अपना 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को विरोध तो करते ही करते हैं, साथ में एक पॉइंट्स लेकर आते हैं जिसके अंदर वो 14 सूत्री मांग रखते हैं। और उसकी आप कभी वो पढ़ोगे ना, अभी तुम गांधी जी वाला पढ़ेंगे, उनका पढ़ते ना तो साफ मतलब बिल्कुल डिवीजन पे वो बात करते हैं। इन 14 सूत्री मांग पत्र में केंद्र की अपेक्षा राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग की गई थी। एमसीक्यू बन सकता है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये क्या डोमिनियन स्टेटस आप मांगते रहते हो, है ना। इन दोनों ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर इंडिया की स्थापना की। अपने ही पिता मोतीलाल नेहरू जो थे वो मतलब इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे। दैट वाई आर यू डिमांडिंग डोमिनियन स्टेटस, हमें तो कंप्लीट स्वराज चाहिए। आप देखो लाहौर के अधिवेशन में इन्होंने कंप्लीट जो स्वराज मांगा था, और 26 जनवरी को डे भी घोषित किया था। तो जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो तो डोमिनियन स्टेटस का विरोध ही कर देते हैं और इंडिपेंडेंट लीग फॉर इंडिया की स्थापना कर देते हैं। 14 सूत्री मांग कौन रखेगा? मोहम्मद अली जिन्ना रखेंगे, और जिन्ना रखेगा। और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और महासभा जो होंगे वो नेहरू रिपोर्ट का विरोध करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं गांधी जी का 11 सूत्री मांग। अब गांधी जी भी अपनी कुछ मांगे लेकर आए हैं। देखते हैं गांधी जी की क्या मांगे हैं, वरना फिर वो सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पे, लॉर्ड इरविन, है ना। नाउ लेट्स सी हु विंस। तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी, ठीक है। 11-11, ठीक है। 11 सूत्री, एक तरफ है गांधी जी और एक तरफ है इरविन। 11 मांगे रखेंगे महात्मा गांधी। अब देखो ये क्या क्या कहते हैं। आप इनको थोड़ा सा याद करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इसको आप थोड़ा सा ना पैसों से रिलेट करना, कि जहाँ पे थोड़ा सा मतलब मॉनेटरी फ़ायदा हो तो वो आपको थोड़ा 11 मांगो इस तुर्ते में, इस प्रस्तुत जो होगी 11 मांगे जो होंगी उसमें होगा। जबकि मोतीलाल नेहरू का जो था वो ये था कि हमें अधिकार मिले, ये राज्य अलग हो जाए, बर्मा अलग हो जाए, संघ बने, संघ में इसको ज़्यादा पावर दी जाए। समझ रहे हो आप? तो जो नेहरू रिपोर्ट है उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। जो महात्मा गांधी होंगी इनकी जो ये 11 मांगे आएंगी इसमें थोड़ा सा मॉनेटरी फ़ायदा देखने की कोशिश करिए। देखो, सबसे पहले देखो, रुपए का अवमूल्यन किया जाए, ठीक है। डिवैल्यूएशन और अपवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन बोलते हैं ना, वो किया जाए। भू राजस्व को कम किया जाए। देखो दोनों मनी से रिलेटेड हो गए। सरकार अपने सैनिक खर्च कम करे, पैसों से रिलेटेड हो गया। अधिक वेतन वाली नौकरियों को कम किया जाना चाहिए, पैसे से रिलेटेड हो गया। नमक कर को समाप्त किया जाए, टैक्स से रिलेटेड, पैसों से हो गया। विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात शुल्क लगाया जाए,
टैक्स ज़्यादा लगा उस पर, पैसों से रिलेटेड हो गया। तट पर अधिकारित अधिनियम पारित लगाया जाना चाहिए, पैसों से रिलेटेड हो गया। शराबबंदी बंद कर देनी चाहिए, शराबबंदी बंद कर देनी चाहिए, शराबबंदी बंद कर देनी चाहिए। राजनीतिक कैदियों को अब यहाँ से थोड़ा सा वैसे पॉइंट्स हैं। एक तो शराब बंद कर दी जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, यानी कि जो पॉलिटिकल, जिनको अरेस्ट किया गया है, जो पॉलिटिकली एक्टिव थे, उनको रिहा करो। गुप्तचर व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति देनी चाहिए। तो 11 जो डिमांड है उसमें से जो 6 डिमांड हैं वो तो पैसों से ही रिलेटेड हैं, रुपए से रिलेटेड, भू राजस्व से रिलेटेड। सैनिक अपने सैनिक खर्च कम करें, अधिक खर्चे वाली जो नौकरियां हैं वो कम की जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, जो विशेषी कपड़े हैं उसके ऊपर आयात शुल्क लगाया जाए, तट पर अधिनियम पारित लगाया जाना चाहिए। फिर इसके बाद कुछ जो पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट्स वो आपके अच्छी चीज़ों से रिलेटेड हैं। अच्छी चीज़ मतलब शराब से रिलेटेड, राजनीतिक कैदियों से रिलेटेड, गुप्तचर से रिलेटेड और हथियार रखने से रिलेटेड। लास्ट वाले 4 ऐसे याद कर लो कि कोई शराब का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो फिर गुप्त तरीके से कर रहा था तो उसको कैद कर लिया गया और उसके पास हथियार भी है। ठीक है, याद रह जाएगा क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू पॉइंट्स आएंगे और फिर बोलेंगे क्या डिमांड में नहीं था, तो वहाँ फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ ये पढ़ने में ईजी है, समझ आ जाते हैं, याद करने होंगे एग्जैक्ट 11 पॉइंट्स की क्या थे। इरविन ने इनमें से एक भी मांग नहीं मानी। ठीक है, ये पहले मैं रब कर देती हूँ। लॉर्ड इरविन भी कम थोड़ी था, तो इरविन ने इनमें से एक भी मांग नहीं मानी, अतः गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि हम सब मिलकर आपको डिसओबे कर रहे हैं, हम मान ही नहीं रहे आप क्या कहना चाहते हो। सबसे पहले इसके अंदर दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा आएगी। 12 मार्च को, एक सेकेंड है ना, हाँ जी। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी यात्रा 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को जो महात्मा गांधी होंगे वो साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ मिलकर यात्रा प्रारंभ कर देंगे और अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी इसके अंदर शामिल था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ सदस्य हैं, मैं अगेन आपको कह रही हूँ, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे, लिख लो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM, अमेरिकी वेब मिलर, 12 मार्च 78 लोग। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बस आपको याद रखने हैं। गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ दिया। ये 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल को ये पहुंचते हैं। करीब करीब कितने दिन हो गए, 12 से 31 मार्च, तो अपने हो गए 11 दिन, आप हटा दो 20 दिन हो गए, 20 दिन और 6 दिन 26 दिन की यात्रा इन्होंने बेसिकली की। तो देखिए अब ये क्या होगा कि बोस बाबू ने नेपोलियन की पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की रोम यात्रा से इसकी जो कंपैरिजन है वो किया होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखिए बोस बाबू ने नेपोलियन की पेरिस यात्रा और मुसोलिनी की रोम यात्रा से की। ठीक है, इसकी कंपैरिजन किया। अब देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि अलग अलग जगह पर इसी तरीके की यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि राजगोपालचारी कहाँ कर रहे हैं, राजगोपालचारी कहाँ कर रहे हैं, तो देखिए राजगोपालचारी तिरुचिरापल्ली वेदारण्यम की यात्रा करेंगे। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। के कलप्पन या फिर TV माधवन कालीकट पय्यन्नूर की यात्रा करेंगे। असम के लोगों ने सिलहट, नियोआखली है ना, बंगाल के अंदर, इन सभी यात्राओं ने नमक कानून तोड़ा। महाराष्ट्र में धरासना सत्याग्रह सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। मध्य प्रांत में वन कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया गया। बिहार के अंदर चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र में, यूपी में कर ना देने का आंदोलन किया गया। उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत खान अब्दुल गफर खान ने खुदाई खिदमतगार लाल नामक गठन का निर्माण कुर्ती दल दिया। पश्तो भाषा में हस रोज़ा प्रकाशित पत्रिका। तो ये कुछ और बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, मैं एक बार आपको फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, देखो राजगोपालचारी बहुत बड़ा नाम है, तिरुचिरापल्ली भी बड़ा नाम है, वेदारण्यम भी बड़ा नाम है, ऐसे आप याद रख सकते हो। केलप्पन माधवन कालीकट है। ठीक है, कालीकट पय्यन्नूर की यात्रा।
असम के लोग सिलहट वहीं पे पड़ता है, नोआखली वहीं पे पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर धरासना है ना, तो महान लोग धर गए हैं, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। सत्याग्रह सरोजिनी नायडू, स से सत्याग्रह, स से सरोजिनी नायडू। मध्य में वन है तो वन कानून के खिलाफ। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ। गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में कर ना देने का आंदोलन चला। उत्तर प्रदेश सीमा पर खान अब्दुल गफर खान, काफ़ी बार क्वेश्चन आता था ये पेपर के अंदर, हालांकि अब थोड़ा कम आता है। तो लाल नामक संगठन का निर्माण कुर्ती दल किया गया। पश्तो भाषा में हस रोजा, ठीक है, किसका है, यहीं का है, खुदाई खिदमतगार से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत के अंदर है। पेशावर, चंद्र सिंह गढ़वाली ने आंदोलन कार्य पर गोली चलाने से मना कर दिया। किसने? चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या कहा कि मैं जो ये क्रांति कर रहे हैं इनके ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। किसने कहा? चंद्र सिंह गढ़वाली ने ये बात कही। चलिए, तो मध्य प्रांत में वन कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और बिहार में जो चौकीदारी कर है उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कर ना देने के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है जहाँ पे खान अब्दुल गफर खान, खुदाई खिदमतगार, लाल नामक, ठीक है, संगठन का जो निर्माण है वो कुर्ती दल किया गया था। पश्तो भाषा में हस रोजा प्रकाशित पत्रिका। पेशावर में, अब यहाँ से थोड़ा सा हम दोबारा देख लेते हैं। पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली ने आंदोलन कार्य पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो चंद्र सिंह गढ़वाली, तो इनको ये था कि हम अपने गढ़ में गोली नहीं चलने देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि हमारा ये पेशा नहीं है गोली चलाने का। तो पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली गोली चलाने से मना कर देंगे। नागालैंड में मदोनांग ने जियाल रंग आंदोलन चलाया। देखो उस तरफ के नेम्स कुछ ऐसे ही होते थे, उस तरफ के जो नेम्स हैं वो कुछ ऐसे ही होते थे कि मदोनांग, कुछ लास्ट में रंग। तो नागालैंड के अंदर मदोनांग ने जियाल रंग आंदोलन चलाया, ठीक है, नेम्स ध्यान रखने हैं। स्थापना होरका पंथ, ठीक है। मदोनांग की बहन की गोजिनेल्यू की 13 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार किया गया और नेहरू जी ने इन्हें रानी की उपाधि दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं असम की। तो असम में कर्निघम सर्कुलर के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। इसके तहत स्कूल कॉलेज में माता पिता का चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता था, ठीक है। तो कर्निघम जो सर्कुलर था असम के अंदर कि माता पिता का भी आप प्रमाण चरित्र करेक्टर सर्टिफिकेट दो, तो ये भी, इसके भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो ये हो गया अपने पास गांधी जो इरविन थे उनके जब बात हुई थी 11 जो मांगे रखी गई थी तो इरविन ने नहीं मानी, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कहाँ कहाँ पर क्या हुआ वो आपको मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं गांधी इरविन का समझौता होगा अब कब? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। तो पांचों हाथ मिला के अब वो कुछ समझौता करेंगे 5 मार्च 1931 को। ये जो समझौता था ये ऐसे नहीं हुआ, इसके अंदर तेज बहादुर सर्फ व जयकर के प्रयासों से ये हुआ था, ठीक है। तो तेज बहादुर सर्फ व जयकर, इनके नाम ध्यान रखने हैं। अब देखो इसमें शर्तें क्या क्या थी। इरविन ने कहा कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय आंदोलन जो है वो बंद कर दो। जो गोलमेज सम्मेलन होने वाले हैं, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनके अंदर आप पार्टिसिपेट करो। कांग्रेस ने पुलिस कार्यवाही की निष्पक्ष जांच की मांग को वापस ले लिया, ठीक है, कि जो आप जो जांच कर रहे हो, कांग्रेस ने पुलिस कार्यवाही की जो निष्पक्ष जांच की मांग थी उसको वापस ले लिया। आंदोलन के दौरान जो जब्त कर ली गई थी संपत्ति कि भाई उसको वापस दिया जाए अगर उसे तीसरे पक्ष को नहीं बेचा गया है। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। राजनीतिक कैदी वाली बात पहले भी रखी थी, आपको मैंने याद कराई थी और अब फिर रखी गई है। समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को आप नमक बनाने की अनुमति दें, ठीक है, ये उनका हक है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये समझना आसान है, लेकिन यहाँ पर किसके अंदर 6 पॉइंट्स क्या क्या कहे गए उनके नाम आपको ध्यान रखने होंगे, वो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होंगी। तो पहले तो देखो ये कहेंगे कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बंद करो और गोलमेज सम्मेलन के अंदर आप जाओ, ठीक है। तो वो कहेंगे कि ये जो आप निष्पक्ष जांच है इसके बारे में भी आप कुछ सोचो, और साथ में जो राजनीतिक कैदी हैं उन्हें आप रिहा करो, और जो संपत्ति जो जब्त की गई है आंदोलन के अंदर अगर वो तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई है तो वो वापस करो। साथ में जो लोग समुद्र पे रहते हैं उनको नमक बनाने की अनुमति आप दो। अब आ जाते हैं गोलमेज सम्मेलन। अब इसके अंदर देखो इन सबके अंदर जो B.R. अम्बेडकर हैं वो तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें 1931 में जो हुआ,
तो तीनों में कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से एकमात्र गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, सिर्फ एक बार गए थे, और कांग्रेस ने सिर्फ दूसरी बार लिया था। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। गांधी जी राजपुताना जहाज में बैठकर लंदन गए थे, ठीक है। फ्रैंक मॉरिस पत्रकार ने गांधी जी को इस लंदन यात्रा का वर्णन किया है कि वो राजपुताना जहाज में बैठकर आए हैं। किसने बताई ये बात? फ्रैंक मॉरिस ने। बहुत फेंक रहे हैं ना, फ्रैंक मॉरिस गए थे वो ऐसे। मदन मोहन मालवीय व सरोजिनी नायडू अपने व्यक्तिगत रूप से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू भी चले गए। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद फिर से कहा कि मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूँगा। फिर फाइनली जाके 1931 के बाद 1934 में आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी यहाँ पर जो सक्रिय राजनीति थी उससे अलग हो गए, और जो गवर्नर जनरल थे वेलिंगटन, उन्होंने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब तुम्हारी कोई विल नहीं चलने वाली है। वेलिंगटन ने बैन कर दिया किसको? कांग्रेस को। 16 अगस्त 1932, 16 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 1932 है ना, 32 आ जाएगा। सांप्रदायिक पंचाट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड में दलित पृथक निर्वाचन देने की घोषणा कर दी। सो दिस वाज वेरी गुड कि आप पृथक निर्वाचन का मतलब वेरी गुड मीन्स इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि दलितों के लिए दलित वोट करें, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम वोट करें, इंडियंस जो हैं उसमें तो सभी आ जाते हैं, सिखों के लिए सिख वोट करें। तो ये रैमसे मैकडॉनल्ड का हाल था। तो रैमसे मैकडॉनल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन देने की यानी कि दोबारा से फूट डाल दी। फिर होगा पूना समझौता। ये हुआ है 16 अगस्त को, करीब करीब 40 दिन के बाद। जैसे कि अब 40 दिन बाद आपका पेपर है ना। आज 12 हो गई है, 22 से 23 से पेपर शुरू हुई है। तो यहाँ पे भी देखो अब 40 दिन बाद दोबारा से होगा पूना समझौता। तो रैमसे मैकडॉनल्ड वो वहाँ से आ चुके हैं गांधी जी। कांग्रेस के ऊपर बैन लग चुका है। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया है। बैन वेलिंगटन ने लगाया है। रैमसे मैकडॉनल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया है। अब होगा पूना समझौता। पूना समझौता होगा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में 26 सितंबर 1932 को। देखो इसमें पूना समझौता बेसिकली बी आर अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के समय गांधी जी यरवड़ा जेल में थे, क्योंकि बी आर अम्बेडकर वॉज ऑल्सो फ्रॉम मीन्स लोअर कास्ट, तो वो इन चीज़ों से परेशान रहते थे। तो दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया, तो उनके तो फेवर में बात थी, लेकिन गांधी जी को तो ये बात पसंद नहीं थी। और वैसे तो कोई ठीक भी नहीं है कि अलग से निर्वाचन जो है, आज मान लो आज आपको बोल दिया जाए, ये प्रोवाइड किया जाए, सो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो 20 सितंबर को उन्होंने जैसे ही जेल के अंदर उनको ये बात पता चली तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अंत में फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ, और फिर दलितों ने पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया कि ठीक है, हम अलग से वोटिंग राइट्स नहीं लेंगे, यानी कि दलितों को सिर्फ दलित वोट नहीं करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस समझौते के लिए धन्यवाद दिया। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर बीच बीच में आते रहते हैं और कुछ कुछ बोलते रहते हैं, जैसे महात्मा की उपाधि दे दी थी, है ना, चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को। अब वो फिर से यहाँ पे आ गए हैं जब वो महात्मा गांधी जी जेल में हैं, यरवड़ा जेल में हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। और इस समझौते के बाद गांधी जी ने छुआछूत निवारण में लगाया कि ठीक है, ये अच्छी बात है, दलितों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत बात है। देखो दिस इज़ वेरी बैड। गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया, क्योंकि देखो इनका जो पृथक निर्वाचन था वो वापस हो गया ना, तो अब गांधी जी भी इनके लिए कुछ करना चाहते थे, तो हरिजन नाम दिया और समाचार पत्र भी प्रारंभ किया। गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने, वो बी आर अम्बेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना करते हैं। ये छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करते हैं कौन? गांधी जी। ये ध्यान रखने आपको। अब आ जाते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आंदोलन को लेकर भारत में दो वर्ग बन गए। गांधी जी और उनके समर्थकों का ये मानना था कि ब्रिटेन इस समय तानाशाहों के खिलाफ लड़ रहा है, जो कि विश्व शांति के लिए खतरा है, इसलिए हम ब्रिटेन की शक्ति को कम नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत यूरोप में करता था, वह खुद भारत में तो लागू नहीं करना चाहता था, इसलिए हमें उसका विरोध करना चाहिए। तो जो इंग्लैंड है वो इसलिए लड़ रहा है ब्रिटिशर्स की तानाशाही नहीं होना चाहिए, ये जो वर्ल्ड पीस है उसके खिलाफ है। लेकिन ब्रिटेन इनकी बात तो कर रहा है, खुद तो आप इंडिया में डेमोक्रेसी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। वामपंथी का मानना था ब्रिटेन तथा तानाशाह अपने दोनों
अपने दोनों साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे हैं, है ना, ब्रिटेन भी और तानाशाह भी, कि हमें ज़्यादा विस्तार करना है, हमें ज़्यादा विस्तार करना है। अतः हमें इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए, वामपंथी बोल रहे हैं, और ब्रिटेन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन कर देना चाहिए। ठीक है, कि फ़ायदा उठाते हैं, मेक द फुलेस्ट यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और ब्रिटेन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। गांधी जी ने भारत में अव्यवस्था उत्पन्न किए बिना तथा ब्रिटेन की शक्ति को कम किए बिना अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए, कि ठीक है, अब हम एक साथ सत्याग्रह नहीं करेंगे, हम सब अलग अलग सत्याग्रह करेंगे, ठीक है, ताकि अव्यवस्था जो है वो उत्पन्न ना हो। अब यहाँ पे प्रथम सत्याग्रह, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। ठीक है, 3 आपको ध्यान रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। कौन कौन है? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। अब जब ये सब चल रहा है तो अब आएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आएगा? 1942 में आएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहे हैं, है ना, पूना समझौता हो चुका है, उसके बाद हमने पहले पूना समझौता पढ़ लिया है ना, यहाँ पे हमने पूना समझौता पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने सीधा व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़े। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद सीधा आएगा क्रिप्स मिशन 1942 में। कारण क्या है? भारत ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक अगस्त ऑफर भी आता है 1940 में, जिसको मना कर दिया जाता है। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है ना, आप देखो, व्यक्ति हर कोई क्रिप्स खा रहे हैं ना, क्रिप्स क्रैक्स ये सब आते हैं ना, तो बच्चे जो हैं वो क्रिप्स खा रहे हैं, हर व्यक्ति क्रिप्स खा रहा है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के टाइम पे आएगा क्रिप्स मिशन। चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत में सुधारों के लिए दबाव डाला। क्रिप्स मिशन में एक सदस्य था। अब देखो इसके प्रावधान क्या क्या थे, अभी लोग क्या क्या दे रहे हैं, है ना, 1942 में क्या क्या ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और चर्चा चल रही है ना, चर्चिल है, रूजवेल्ट है और चांग काई शेक है। ठीक है, तीनों लोग हैं। प्रावधान क्या है? हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ठीक है, संविधान सभा का गठन आपको करके देंगे। ये इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं इंडिया को। प्रांतीय जो विधानमंडल होंगे उसके जो निचले सदन हैं उसके सदस्य भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि जो हर स्टेट के अंदर जो विधानमंडल होगा तो वहाँ पे भी जो सदस्य होंगे वो अनुपात के हिसाब से दिया जाएगा प्रतिनिधित्व। प्रांत चाहे तो अपना अलग से भी संविधान बना सकती है। भारत को डोमिनियन स्टेटस, अगेन डोमिनियन स्टेटस, और भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा जो विदेशी नीति का निर्धारण कर सकता है। भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य भी ना बने। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से समझौता किया जाएगा, और ये भी प्रावधान कब होंगे? जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो गांधी जी ने इसको कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब कि पता ही नहीं क्लियर होगा भी कि नहीं होगा, आप कब जीतोगे, कब ये सब प्रोवाइड करोगे, तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। अब देखो इसको आप कैसे याद रखो कि थोड़ा सा हम इसको फनी वे में याद करते हैं। क्रिप्स मतलब चिप्स, ठीक है, क्या कह रहे हैं? अब देखो सुनो, पेपर में याद आ जाएगा आपको। संविधान सभा चल रही है, वहाँ पे सब चिप्स खा रहे हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? आप अपने अपने अनुपात में चिप्स ले लो, जिसको जितने चिप्स लेने हैं वो ले लो, ठीक है। और कहा अगर किसी को अपना अलग से पैकेट लेना है तो अलग से भी पैकेट ले लो, ठीक है। और आपको किसी का सदस्य बनने की ज़रूरत नहीं है, डोमिनियन स्टेटस तो दिया ही जाएगा, जिसकी वजह से पोस्ट डेटेड चेक कहेगा, तो ये तो है ही। जो अल्पसंख्यक है उनको भी अलग से चिप्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब है इसके अंदर। तो संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के अंदर सब बैठे हैं, चिप्स खा रहे हैं, अनुपात के हिसाब से खा रहे हैं, सब अपने अलग अलग खा रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस याद रहेगा ही। राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग बैठ के चिप्स खा सकते हो, और अलग से समझौता किया जाएगा, ठीक है। आई होप याद रह जाएगा। चलिए अब आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 14 ये जो था ये अपनी किस डेट को आया था? डेट ध्यान रखनी पड़ेगी, डेट में देखती हूँ, इसकी डेट मेंशन नहीं है, 1942 में है बस। एक्चुअली डेट्स भी है ना कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये तो ध्यान रखना, 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है, फिर 1931 में सम्मेलन होते हैं, 16 अगस्त को दलितों को मिल जाता है, पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को होता है, फिर व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हैं वो चल रहे हैं, फिर इसके बाद 1942 में सीधा 14 जुलाई मेंशन है, कोई बात नहीं। 14 जुलाई 1942 को
वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका प्रस्ताव पारित कर देती है। 8 अगस्त को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से, बॉम्बे से गवा जाओ भाई तुम जाओ, वहाँ से शुरू होगा और गांधी जी का सुप्रसिद्ध भाषण जो अभी तक नॉन वायलेंस कर रहे थे वो बोलेंगे करो या फिर मरो। 9 अगस्त को, 14 जुलाई को शुरू हुआ है, 9 जुलाई को 0 ओवर के तहत गांधी जी तथा कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सबको पकड़ लेंगे और गांधी जी को पूना के आगा जेल में रखा जाएगा और कांग्रेस के सभी नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया। सबको पकड़ लिया, सबको अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस ने द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने आंदोलन चलाया, यानी कि जो दूसरे सेकंड लाइन जो लीडर्स थे वो चलाएंगे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता देखिए रेडियो चलाएंगी, भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करेंगी और राम मनोहर लोहिया जो थे वो प्रतिदिन संबोधित करते थे। अरुणा असफ अली, मीनू मसानी, ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हैं जयप्रकाश नारायण, अभी प्रकाश में आ जाएंगे, राम मनोहर लोहिया आएंगे, राम मनोहर लोहिया प्रतिदिन संबोधित भी करेंगे उषा मेहता की रेडियो से, अच्युत पटवर्धन भी होंगे, अरुणा असफ अली होंगी, मीनू मसानी होंगी। जनता अपने आप अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी, रेलवे लाइन, टेलीफोन के तार तोड़ दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लेता है। अंग्रेजों ने इस हिंसा का जिम्मेदार गांधी जी को बताया और गांधी जी ने 22 दिन भूख हड़ताल कर दी। गांधी जी ने हिंसा इसके विरोध में 22 दिन भूख हड़ताल कर दी, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं होने वाला है भूख हड़ताल का। आंदोलन के दौरान भारत के कई स्थानों पर समानांतर जो सरकारें थी वो स्थापना हो गई, जैसे कि बलिया के अंदर चित्त पांडे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बलिया के अंदर चित्त पांडे, यानी कि एक समांतर सरकार चल रही है बलिया के अंदर चित्त पांडे। सतारा के अंदर नानजी पटेल, वाई.बी. चौहान, यह लंबे समय तक रहने वाली समांतर सरकार थी। बिहार के अंदर तामलुक, है ना, सतीश सावंत, मातंगिनी हाजरा, और इसे जातीय सरकार भी कहा जाता था और इन्होंने विद्युत वाहिनी सेवा का गठन किया। बलिया के अंदर चित्त पांडे, है ना, बेतुचित हो गया तो बलिया के अंदर चित्त पांडे। सतारा देखो, सितारे देखो, नानाजी, सतारा के अंदर नानाजी पटेल और वाई.बी. चौहान। बिहार के अंदर तामलुक, है ना, तो तुम हारो मत तुम देखो, है ना, बिहारो मत तुम लुक, है ना, तामलुक। तो सतीश सावंत, है ना, सतीश सावंत, मातंगिनी हाजरा, ये ध्यान रखने हैं आपको। ये हो गया अपना 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की बातें। अब सबको अरेस्ट कर लिया गया है, ये सब सरकारें चल रही हैं। सबसे लंबे समय तक कौन सी चल रही है? सतारा, नानाजी सबसे लंबे समय तक चलेंगे। अब आ जाइए कैबिनेट मिशन। आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा आपको समझ आया नहीं आया। आज की लास्ट वीडियो है इंडियन हिस्ट्री की और फिर पूरा जो इंडियन हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए, कैबिनेट मिशन 1946 मंत्रिमंडल योजना, इसके 3 नाम याद होने चाहिए, पैट्रिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव बनकर आए, A.B. अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख बन के आए, क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बनकर आए। पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, A.B. अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख, क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, ठीक है, तो क्रिप्स का तो व्यापार चलता ही है, अलेक्जेंडर जो है वो नौसेना से आएगा और पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव। प्रावधान क्या क्या है कैबिनेट कमीशन के? भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू की जाएगी। कैबिनेट मिशन यही था कि भाई अब तो सब वो देने ही आ गए थे तो संघात्मक होगी। रक्षा, विदेश, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो प्रांत को दी जाएंगी। धार्मिक विवाद के समय जो केंद्रीय विधानमंडल होगा उसमें मुस्लिम और जो गैर मुस्लिम समुदाय हैं उनसे अलग अलग राय ली जाएगी। प्रांतों को 3 भागों में बांटा जाएगा। प्रांत चाहे तो अपना अलग से समूह बना सकते हैं और संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहले प्रांतों का संविधान बनाया जाएगा और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। पूर्व पाक व पश्चिमी पाक का भौगोलिक दूरी बहुत अधिक थी। दोनों को मिलाने के लिए गलियारा नहीं दिया जा सकता। संसाधनों का बंटवारा अवैज्ञानिक होगा और देशी रियासतों की समस्या, ये कुछ समस्या हैं, है ना, ये कुछ अपने पास समस्या हैं। इसके अंदर हेडिंग डालना शायद भूल गए हैं। पाकिस्तान की मांग जो थी वो उनको अस्वीकार कर दिया। तो पाकिस्तान क्या क्या मांग रहा था कि एक तो गलियारा मांग रहा था, वो नहीं दिया जाएगा इनको, ठीक है, गलियारा मांग रहे थे। बंटवारा वैज्ञानिक तरीके से मांग रहे थे, वो भी नहीं होगा। देशी रियासत की प्रॉब्लम भी होंगी और ये बोल रहे थे कि पूर्वी पाक अलग है, पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था ना, तो पूर्वी पाकिस्तान अलग है, पश्चिमी पाकिस्तान अलग है, तो भौगोलिक दूरी कुछ नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है, पाकिस्तान का कुछ नहीं माना जाएगा।
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना। हालांकि इनका तभी अगर कुछ नहीं मानते ना तो बहुत कुछ आज नहीं हो पाता। तो प्रावधान में क्या क्या है, संघात्मक व्यवस्था होगी, धार्मिक विवाद में अलग अलग राय ली जाएगी, 3 भागों में बांटा जाएगा, अपना अलग से समूह बना सकते हैं, संविधान सभा गठन किया जाएगा और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। एटली की घोषणा आएगी 20 फरवरी 1947 को, भारत आज़ाद होने वाला है ना। 20 फरवरी की बात है, फरवरी की बात है, 20 फरवरी की बात है, सर्दियाँ बस जाने वाली हैं। क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कहा जून 1948 तक, यानी कि करीब करीब 1 साल 4 महीने के बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे और वेवल की जगह माउंट बेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया। अब आएगा प्लान बाल्कन। यह योजना माउंट बेटन के द्वारा दी गई थी। बाल्कन देशों की तरह भारत के भी कई देश कर दो, है ना, कई देशों में विभाजित कर दो, तो बाल्कन, है ना, पार्ट्स कर दो। अब आ जाते हैं माउंट बेटन। माउंट बेटन का था डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड प्लान 3 जून को आएगा, अगस्त में भारत आज़ाद होने वाला है। क्या कहा, माउंट बेटन की अब बात सुनो और इसी के अकॉर्डिंग सब होगा। भारत और पाक दोनों डोमिनियन स्टेटस, बंगाल और पंजाब, बंगाल इस तरफ पंजाब इस तरफ, दोनों के प्रांतीय विधान जो मंडल होंगे उनके सदस्यों के विभाजन के बारे में राय ली जाएगी, जैसे कि इन्होंने पहले भी कहा था कैबिनेट कमीशन में। असम का जो सिलहट जगह है वहाँ पे जनमत सर्वेक्षण कराया जाएगा। विभाजन के लिए रेड क्लिफ एक सीमा आयोग होगा। रेड क्लिफ के अकॉर्डिंग ये इन्होंने लाइन्स बनाई हुई है। तो रेड क्लिफ, असम के सिलहट, बंगाल और पंजाब भी अलग अलग, ठीक है, वो अपने वहाँ का खुद डिसीजन ले। भारत और पाक डोमिनियन बनेंगे। डिकी बर्ड प्लान 3 जून 1947। चार बातें। भारत पाक डोमिनियन स्टेटस। दूसरी बात, बंगाल पंजाब प्रांतीय विधानमंडल के अंदर विभाजन के बारे में राय ली जाएगी। असम के सिलहट में जनमत सर्वेक्षण होगा। विभाजन के लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। अब आ जाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में रखा गया और 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि अगस्त में तो इंडिपेंडेंट करना ही है, तो 1 महीने पहले की करीब बात चल रही है। 15 अगस्त को 2 डोमिनियन स्टेटस बनाए जाएंगे। जब तक संविधान निर्माण नहीं हो जाता तब तक 1935 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग शासन किया जाएगा। और जब तक भारत में चुनाव नहीं हो जाते संविधान सभा संसद का कार्य करेगी, यानी कि पार्लियामेंट का कार्य करेगी। जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही काम करेगी। ब्रिटिश महारानी की उपाधियों से केसरे हिंद निकाल दिया जाएगा, कोई केसरे हिंद नहीं होगा। देशी रियासतों के साथ की गई अंग्रेजों की संधियां समाप्त कर दी गई। सो दिस वाज इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट एंड दिस वाज आवर कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री। देखिए करीब 3 या 4 महीने से मैं आपको जो हिस्ट्री की या जो जीके की वीडियोज़ है वो प्रोवाइड कर रही हूँ और मैंने कंप्लीट प्रोवाइड भी की। काफ़ी लोगों ने वीडियोस देखी, काफ़ी उन्हें अप्रिशिएट भी किया और इस साल तो ज़रूर कम देखी है, बट मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे जैसे ही चैनल का जो एल्गोरिथम यूट्यूब पकड़ता है तो वीडियो काफ़ी लोगों के पास जाएगी भी और कभी ना कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कुछ कमेंट्स आते रहेंगे। मुझे नहीं याद होगा उस दिन कि मैंने आज की वीडियो में क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो आपके कमेंट्स हमेशा के लिए वेलकम है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी आप लिखिएगा और नहीं अच्छी लगे तो आप कमी भी लिखिएगा ताकि मैं उसके अंदर सुधार कर सकूं। बाकी आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अगले महीने है। आपको राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, इंडियन हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके अंदर बस एक सिविलाइजेशन वाला पार्ट है वो और मैं आपको करा दूँगी। एंड देन अभी हम एजुकेशन मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे और फिर राजस्थान ज्योग्राफी भी मैं आपकी स्टार्ट कराऊंगी। तब तक आप ये सब रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए, अपना सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करिए। कॉमर्स का कोर्स आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।